हेलो बच्चों। पहले की रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा दिक्कत आने की वजह से वो बीच में ही कट गया था। उसी को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि मोहम्मद गोरी ने इल्तुतमिश को खिल्लत प्रदान की थी और उस खिल्लत के साथ ही दास्ता से मुक्ति के आदेश उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को भी दिए थे और स्वयं की खिल्लत प्राप्त कर देने के बाद इल्तुतमिश दास्ता से मुक्त हो चुका था। इस प्रकार जो लोग ये कहते हैं कि ये दास वंश से संबंधित प्रारंभिक तुर्क सुल्तान थे, तो ये कहना हमें गलत होगा, क्योंकि राज्य की गद्दी प्राप्त करने से पूर्व ये तीनों ही कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन तीनों ही दास्ता से मुक्ति प्राप्त कर चुके थे और जब ये गद्दी पर बैठे तो वे सुल्तान की हैसियत से गद्दी पर बैठे थे। इसलिए हम इनको दास वंश या गुलाम वंश से संबंधित नहीं कह सकते हैं। अगर इतिहासकार ये मानते हैं कि ये प्रारंभिक समय में गुलाम रहे, उस आधार पर अगर हम इसको गुलाम वंश कहें तो यह कुछ हद तक सही है। इस प्रकार इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा तो उसके समक्ष जो समस्याएं आराम शाह को मिली थी, वही समस्याएं इल्तुतमिश को भी सामना करनी पड़ी थी। सबसे प्रथम जो उसका मुख्य समस्या थी वो बाहरी समस्या थी, जिसमें कि नासिरुद्दीन कुबाचा और याल्दोज दो उसके शत्रु थे और तीसरा अली मर्दान खिलजी, जिन्होंने अपने को बंगाल में स्वतंत्र कर दिया था। ये तीनों ही उसके विरुद्ध एक शक्ति के रूप में खड़े हुए थे। अतः इन तीनों का सामना करना और इन तीनों को अपने नियंत्रण में लेना इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाइयों में से प्रमुख कठिनाई थी। दूसरा, जालोर और रणथंभौर के जो हिंदू शासक थे, उन्होंने भी इल्तुतमिश के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, यानी तुर्की आधिपत्य को स्वीकार न करने की उद्घोषणा उन्होंने कर दी थी। अतः इन हिंदू शासकों को भी अपने नियंत्रण में लेना और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो साम्राज्य बनाया गया था और इनको अधीनता में ले लिया गया था, उसको पुनः प्राप्त करना उसका प्रमुख कार्य था और समस्या थी अभी इस समय। तीसरी समस्या जो उसके सम्मुख थी, वह छोटे छोटे तुर्की अमीर थे जो तुर्क वंश से संबंधित थे और तुर्की जाति के होने के कारण स्वयं को उच्च वंशीय मानते थे और भारत में वे यह एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको वे उच्च पद को प्राप्त होंगे। अतः इन महत्वाकांक्षी तुर्की अमीरों का दमन करना या अपने नियंत्रण में लेना इल्तुतमिश की प्रारंभिक समस्याओं में से एक था। चौथी जो समस्या थी वह यह कि नव स्थापित तुर्की साम्राज्य जो भारत में उसने स्थापित किया था, उस साम्राज्य को प्रशासनिक रूप से संगठित करना, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को अभी तक इतना समय नहीं मिला था। वह सिर्फ विजय करने में ही व्यस्त रहा था, साम्राज्य का प्रसार और नियंत्रण में ही व्यस्त रहा था। ऐसी स्थिति में अब इल्तुतमिश के समक्ष यह समस्या थी कि वह उस साम्राज्य को जब तक संगठित नहीं करता है, तब तक वह एक कुशल प्रशासक या साम्राज्य को अपने नियंत्रण में नहीं ले सकता है। इसलिए इन चारों ही मुख्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अपने राजनीतिक चातुर्य से, प्रशासनिक कुशलता से दिल्ली सल्तनत को उसने संगठित किया और एक रूप दिया और सर्वत्र अपने शासन को स्थापित किया। तो इल्तुतमिश के इन्हीं कार्यों के कारण इतिहासकार और हम उसको तुर्की साम्राज्य का, इन प्रारंभिक तुर्क साम्राज्य का हम संस्थापक के रूप में मानते हैं या दिल्ली सल्तनत का हम वास्तविक संस्थापक मानते हैं। इल्तुतमिश के काल की जो प्रमुख घटनाएं हैं और जो कार्य हैं जो इन समस्याओं को सुलझाने के लिए उसने किए, उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। उसका जो कार्यकाल था वह 1211 से 1236 तक रहा था और इस कार्यकाल को हम 3 भागों में
बांट सकते हैं। पहला काल जो था, जिसको हम प्रारंभिक या प्रथम काल कह सकते हैं, वह 1211 से 1220 तक था, जिसके अंतर्गत उसने अपने विरोधियों का उन्मूलन किया था। दूसरा काल हम 1220 से 1227 तक का मानते हैं, जिसके अंतर्गत उसने चंगेज़ खां के आक्रमण, मंगोल आक्रमण जो हुए थे, उससे उत्पन्न संकट से स्वयं को बचाने के लिए जो प्रयत्न किए थे और अपनी सल्तनत को सुरक्षा प्रदान की थी, उन प्रयत्नों का अध्ययन इस काल में किया जा सकता है। और तीसरा काल है 1227 से 1236 तक का, जब उसने अपने तुर्की वंश की सत्ता को संगठित करके तुर्की साम्राज्य को एक मूर्त रूप प्रदान किया था। यानी एक संगठित साम्राज्य के रूप में उसने कई कार्य यहाँ पे किए थे। हम प्रथम काल को अगर लेते हैं तो उसने अपने विरोधियों का किस प्रकार से उन्मूलन किया, तो उसके दो ही महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी थे इस समय, याल्दोज और कुबाचा। याल्दोज इल्तुतमिश के जब राज्यारोहण हुआ था तो कुबाचा ने स्वयं को, क्योंकि वह गजनी का शासक था, उसने लाहौर तक पर अपना अधिकार कर लिया था, उच्च और मुल्तान पर उसका अधिकार हो चुका था, वह बक्कर तक आगे बढ़कर के आ चुका था। इस तरह से उसने अपने को धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ाना प्रारंभ किया था। परंतु तभी एक और समस्या का उसको सामना करना पड़ा था, वह यह था कि ख्वारिज़्म के शासक का पुत्र जलालुद्दीन मकबरनी मंगोल आक्रमणों से प्रभावित हुआ था और उस आक्रमण से बचने के लिए वह वहाँ से भाग करके पूर्व की ओर आगे बढ़ रहा था। उसने जब वह पूर्व की ओर आगे बढ़ा तो उसने कुबाचा को लाहौर से निकाला और स्वयं ने लाहौर पर अपना अधिकार कर लिया था। तो इस तरह से कुबाचा जो था वह अपने राज्य से ही बाहर निकाल दिया गया था। ऐसी स्थिति में कुबाचा ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और वह चाहता था कि वह उस साम्राज्य के हिस्से पर अपना अधिकार कर ले जो कभी कुतुबुद्दीन ऐबक का हुआ करता था। ऐसी समय में उसने कुबाचा, उसका इल्तुतमिश से सामना होना बहुत ही एक लाजमी था। तो उसने जब यह संदेश इल्तुतमिश के पास में भेजा कि वह भी कुतुबुद्दीन ऐबक के साम्राज्य पर अपना अधिकार रखता है, तो इल्तुतमिश ने यहाँ पर बड़ी ही चतुराई से कहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ में और उसका स्वयं के सुल्तान बनने के साथ ही अन्य सभी तुर्की अमीरों का भारत के साम्राज्य पर अधिकार अब समाप्त हो चुका है और वास्तविक अधिकारी, उत्तराधिकारी अब वह स्वयं है और उसके साम्राज्य पर उसी का ही अधिकार है। तो इस तरह से उसने कुबाचा को यह संदेश क्लियर दे दिया था कि भारत के साम्राज्य पर वह किसी भी प्रकार से भागीदारी किसी भी अन्य व्यक्ति की नहीं होगी। 1215 और 16 के मध्य में इन दोनों के बीच में एक घमासान युद्ध हुआ और याल्दोज इस युद्ध में पराजित हुआ, पराजय का सामना करा उसने, उसको बंदी बना लिया गया, उसको बदायूं लाया गया और बदायूं ले जा करके उसका वध कर दिया गया। और ये कहा जाता है कि वध करके उसके सिर को दरवाजे पे टांक दिया गया था ताकि आते जाते हुए लोग ये देख सकें कि विद्रोही या विरोधियों का दमन किस प्रकार से किया जाता है। तो इस प्रकार उसने अपने एक महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी याल्दोज को पराजित कर दिया था और इसके साथ में ही दिल्ली पर अब उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित हो चुका था। याल्दोज को विनष्ट करने के पश्चात वह अब कुबाचा की ओर बढ़ा था जो उसका दूसरा प्रतिद्वंदी था। कुबाचा ने संपूर्ण पंजाब को अपने अधीन करने की चेष्टा की थी
और वह यह कोशिश में था कि वह पंजाब को पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में ले सके। परंतु इल्तुतमिश बहुत ही फास्ट रहा और कुबाचा को हराने के पश्चात याल्दोज को हराने के पश्चात वह तुरंत ही कुबाचा की ओर बढ़ा था और उसने 1217 में, मतलब 1215-16 में तो उसने याल्दोज को हराया और 1217 में तुरंत ही कुबाचा से सामना करने के लिए आ गया और उसका पीछा करा। उसने भाग करके कुबाचा चिनाब की तरफ वह भागा था। वहाँ पर मंसूरा के निकट उसको इल्तुतमिश ने पकड़ लिया और दोनों के मध्य में युद्ध हुआ, जिसमें कुबाचा पूर्ण रूप से पराजित हो गया। इल्तुतमिश ने शीघ्र ही पूरे पंजाब पर, लाहौर पर अपना अधिकार कर लिया और अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को उस राज्य का प्रभार संभालने के लिए दे दिया था। कुबाचा को पकड़ तो लिया गया था, पराजित कर दिया गया था, पकड़ लिया गया था, परंतु वह युद्ध स्थल से भागने में सफल रहा था और उसको हराने में वध करने में वह सफल नहीं हो पाया था। और इस समय वह इसलिए भी पीछा नहीं कर पाया कि जलालुद्दीन मकबरनी जो था वह भारतीय क्षेत्र में आ चुका था, इसलिए इल्तुतमिश एक नई समस्या से उलझना नहीं चाहता था और उसने कुबाचा को वहीं छोड़ करके और वह अपने उत्तर पश्चिमी सीमांत की रक्षा के लिए वापस आ गया और वह उस आक्रमण से रक्षा की अपनी तैयारी करने लगा था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इल्तुतमिश ने अपने प्रथम काल में अपने प्रतिद्वंदियों को हराने में सफल रहा था और अपने राज्य की स्वतंत्र अस्तित्व व राज्य को संगठित करने में वह सक्षम भी रहा था। दूसरा काल जो हम बात कर रहे थे कि चंगेज़ खान का संकट उसके ऊपर छाया हुआ था और चंगेज़ खान जो था, ख्वारिज़्म का शाह जो था, वह चंगेज़ खान की चुंगल से बच करके जिस तरह से सिंधु घाटी तक आ पहुंचा था और उसका पीछा करते हुए चंगेज़ खान भी आ पहुंचा था, तो इस समय इल्तुतमिश ने बड़ी ही समझदारी से कार्य किया और उसने चंगेज़ खान को खुश रखने के लिए जब जलालुद्दीन मकबरनी ने उससे सहायता मांगी तो उसने स्पष्ट तौर पर उसको सहायता देने से इनकार कर दिया और उसने यह कहा कि वह अपने राज्य की सुरक्षा में व्यस्त है, वह किसी भी प्रकार की सेना की सहायता उसको नहीं दे सकता है। ऐसी स्थिति में मकबरनी को जब सहायता की कोई आशा नहीं रही तो वह इस राज्य में रुका भी नहीं और वह वापस भाग गया। तो ऐसी स्थिति में वह, जबकि चंगेज़ खान भारत पर अपना आक्रमण कर सकता था, उत्तर पश्चिमी सीमांत तक जब वह सिंध प्रांत तक आ चुका था, इल्तुतमिश ने अपनी समझदारी से मंगोल आक्रमण से स्वयं को बचा लिया था। अच्छा, चंगेज़ खान ने इस समय अपने सैन्य अधिकारी, खुद तो नहीं आगे बढ़ा, पर उसने अपने सैनिक अधिकारी सिंधु नदी के इस पार भी भेजे थे और इस दौरान उत्तर पश्चिमी सीमांत के राज्य एक के बाद एक चंगेज़ खान के सिपाहियों से हारते गए और उन्होंने अपना राज्य उत्तर पश्चिमी सीमांत पर स्थापित कर लिया। इस समय क्योंकि इल्तुतमिश को यह लगने लगा था कि कहीं वह भारत पर आक्रमण नहीं करते, अतः अपने प्रदेश को बचाने के लिए इल्तुतमिश ने किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया। उसने ना तो खोखरों की सहायता करी, ना ही उसने जलालुद्दीन मकबरनी की सहायता करी। वह सिर्फ एक मूक दर्शक के तौर पर बना रहा और वह यह देखता रहा कि किस तरह से यह संघर्ष समाप्त होता है, क्या मंगोल आगे भी आक्रमण करते हैं। पर उसने अपनी सेना को ज़रूर से संगठित कर लिया था, परंतु खोखरों से जब युद्ध हुआ
तो खोखरों से युद्ध के पश्चात मंगोल जो थे वापस चले गए थे। इल्तुतमिश ने इस समय एक और समझदारी करी थी कि उसने खोखरों के जो वो अधिकारी था या खोखरों का जो प्रमुख था, उस नायक राय खोखर से उसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। तो ऐसे में वैवाहिक संबंध स्थापित करके उसने खोखरों को भी अपने पक्ष में कर लिया था। और दूसरी ओर चंगेज़ खान जो था, उसने अपने जब इसके पास में कोई दूत भेजे थे और यह कहलवाया था कि जलालुद्दीन मकबरनी की कोई भी सहायता नहीं दी जाए, तो इल्तुतमिश ने इस गंभीर संकट को अपनी कूटनीतिक चतुरता से टाल दिया था। तो इस प्रकार मंगोल भी सिंधु नदी के तट से ही वापस लौट गए थे। तो सिंधु घाटी में मंगोलों ने या चंगेज़ खान ने आगे आने वाले समय में कभी भी अपने साम्राज्य को बढ़ाने की चेष्टा नहीं करी और इस प्रकार वह अपने राज्य को सुरक्षित करने पे सफल भी रह गया था। इस बीच में जलालुद्दीन मकबरनी ने खोखरों की सहायता से अपनी स्थिति को सिंधु नदी के तट पर सुदृढ़ कर लिया था। उसने सियालकोट के पास में बसरौर नामक दुर्ग पर अधिकार कर लिया था और इसके बाद उसने पुनः इल्तुतमिश के पास में संदेश भेजा था कि भाग्य की यह विडंबना है कि मुझे बार बार आपके पास आना पड़ रहा है, परंतु मैं जिस कैलिबर का व्यक्ति हूँ, इस तरह के व्यक्ति बहुत कम आपकी सेवा में उपस्थित होते हैं, इसलिए हमारे को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसने इल्तुतमिश से यह भी कहा था कि कुछ समय के लिए वह उसकी स्थायी निवास की व्यवस्था कर दे, पर इल्तुतमिश ने यहाँ भी अपनी चतुरता से कहा कि आप जैसे स्टेचर के आदमी, आप जैसा जो राजा है, जो एक राज्य का अधिकारी है, आप जैसे स्टेचर के आदमी के लिए मेरे राज्य में रहने लायक कोई भी स्थान नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर रुकवा नहीं पाऊँगा। और उसके इस कूटनीतिक जवाब से प्रभावित होकर के उसके जलालुद्दीन मकबरनी को लौटना पड़ा था। और सबसे चतुरता जो उसने करी थी कि जो आइन मुल्क करके राजदूत जलालुद्दीन मकबरनी ने भेजा था, उसने उसकी हत्या ही करवा दी ताकि उसका जवाब ही उसके पास में नहीं पहुंच सके। इस प्रकार इल्तुतमिश ने स्वयं ने अपनी एक सेना के साथ में मकबरनी के विरुद्ध प्रस्थान किया और मकबरनी परंतु बच करके बलाला और निकाला नामक प्रदेश की ओर पलायन कर गया था। इस प्रकार इल्तुतमिश ने स्वयं के राज्य को मकबरनी के आक्रमण से और मंगोलों के आक्रमण से बचा लिया था और वह इस चीज़ में सफल रहा कि उसके नवगठित राज्य पे, नव स्थापित राज्य पे किसी भी प्रकार का विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। उधर कुबाचा चूँकि भाग चुका था, तो मकबरनी ने सिंध में कुबाचा को अपने अधीन करने की कोशिश करी थी और उच्च के निकट उसने कुबाचा को युद्ध में पराजित भी कर दिया था और सक्कर और भक्कर के किले से को जीतता हुआ वह मुल्तान पहुंचा था और मुल्तान पहुंच करके वह उसको बंदी बनाना चाहता था, परंतु उसने यानी कि कुबाचा ने बहुत बड़ी धनराशि देकर के मकबरनी से यह याचना की थी कि वह उसके प्रदेश को नुकसान नहीं पहुंचाए और वह किसी भी तरह से उसको जब भी होगा वह सहायता देने के लिए तैयार है। और उसने इन पैसों से भारत की ओर आगे बढ़ने से उसको रोक लिया था और मकबरनी जो था वह पुनः यहाँ से लौट करके जूद की तरफ, जूद पर्वत की तरफ वापस चला गया था। तो इस प्रकार से 1224 में मकबरनी भारतीय क्षेत्र से बाहर निकल चुका था। इल्तुतमिश को अपनी विजयों को और अपने राज्य को संगठित करने का
अवसर प्रयास हो गया था, परंतु फिर भी वो सतर्क रहा था और उसने बड़ी सतर्कता से अपनी सेना तैयार करी थी और सेना के साथ साथ उसने उत्तर पश्चिमी सिंध और पंजाब में किसी भी प्रकार की स्वयं ने कोई भी सैनिक हलचल नहीं करी जब तक कि मंगोलों के आक्रमण पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो गए। यह उसकी बहुत बड़ी दूरदर्शिता थी कि उसने सिंध और पंजाब में आगे से किसी भी प्रकार का कोई भी सैनिक कार्रवाई करने की कोशिश भी नहीं करी। फिर उसने अपने अन्य प्रतिद्वंदी बंगाल में अली मर्दान खान खिलजी जो था उसके तब तक में हत्या हो चुकी थी और उसकी हत्या के उपरांत उसने हसामुद्दीन एवज खिलजी को सूबेदार नियुक्त किया था। एवज ने सुल्तान ग्यासुद्दीन की उपाधि धारण करके स्वयं वहाँ का स्वतंत्र शासक बन गया था। इल्तुतमिश जब चंगेज़ों से अपने को बचा चुका था और चंगेज़ खान से और मंगोलों से अपने को बचा चुका था और तब उसने बंगाल की ओर रुख किया था। इल्तुतमिश ने इस समय गंगा नदी के दक्षिण में बिहार के समस्त प्रदेशों पर अधिकार करके बंगाल पर आक्रमण करा और उसने ग्यासुद्दीन को यानी कि एवज को पूर्ण रूप से उसकी शक्ति को नष्ट कर दिया। उसके आसपास के राज्य क्षेत्र जितना भी था उस पर अपना अधिकार कर लिया। उसके इस कार्यवाही से ग्यासुद्दीन डर गया और उसने स्वयं ने ही आत्मसमर्पण करके उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी और वार्षिक कर के रूप में एक बड़ी धनराशि देना स्वीकार कर लिया था और अपने राज्य क्षेत्र को लखनौती जो उसकी राजधानी थी वहाँ तक सीमित रखने का वचन उसने दिया था। 1226 में रणथंभौर के सुदृढ़ दुर्ग को इल्तुतमिश ने अपने अधीन कर लिया था और 1227 में उसने मंडोर के दुर्ग को भी अपने अधीन कर लिया था। इस प्रकार उसने उन प्रदेशों को विजित करके अपने अधिकार में कर लिया था। तृतीय काल हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में पूरा करेंगे। थैंक यू।